नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। दोस्तों, हम मौलिक अधिकार का चैप्टर कवर कर रहे हैं। उसमें हमने कल आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल से देखा और समझा। आज हम आर्टिकल 20 को देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 जो क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। आप लोग उसे भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सबसे देखिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आज देखते हैं आर्टिकल 20 को देखते हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार के राइट टू फ्रीडम के जो भाग है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारतीय समाज में आम लोगों की सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है। यही रहती है कि उन्हें कहीं झूठे मामले में फंसा ना दिया जाए या बिना गलती के सज़ा ना मिल जाए। ठीक है, इसी डर को दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 20 को शामिल किया गया है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को पुलिस, सरकार और व्यवस्था की शक्ति से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है, मान लीजिए भारतीय समाज में अक्सर ये देखा गया है कि कानून की जानकारी न होने के कारण गरीब, कमजोर या अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा न मिले जो उस समय अपराध नहीं था। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि किसी गांव में कोई परंपरा पहले से चली आ रही थी और बाद में उसे अपराध घोषित कर दिया जाए तो पुराने समय में किए गए कार्य के लिए कोई दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए भारतीय समाज में कई बार ऐसा होता है कि एक ही घटना के लिए व्यक्ति को बार बार परेशान किया जाता है। तो ये जो आर्टिकल है इससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। और ये भी सुरक्षा प्रदान करता है कि किसी को भी दबाव, मतलब किसी पे दबाव डालकर ज़बरदस्ती जो अपराध है स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता है पुलिस कभी कभी, उससे भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा, आर्टिकल 20। तो इसी आर्टिकल को आज हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 20 जो है ये किन क्षेत्रों पे लागू होता है या किन लोगों पे लागू होता है। ये भारतीय नागरिकों, विदेशियों, कंपनियों, विधिक व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी कि इन पे ये लागू होता है। ठीक है, किस पे लागू होता है, भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों पे लागू होता है, कंपनियों पे भी। तो ये आप लोगों को ध्यान आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। आर्टिकल 19 जो है भारतीय और विदेशी दोनों लोगों के लिए है। ठीक है, और ये केवल आपराधिक मामलों में है। ठीक है, केवल आपराधिक मामलों में लागू है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति को मनमाने और अनुचित दंड से बचाना। ठीक है, व्यक्ति को मनमाने मतलब व्यक्ति के ऊपर मनमाना कोई अत्याचार ना हो या अनुचित दंड ना दिया जाए, उससे इसको बचाना है। आर्टिकल 20 जो है 3 प्रमुख संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, कितने, 3 प्रमुख संरक्षण ये प्रदान करता है, जिसमें से आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है पूर्व व्यापी दंड से संरक्षण, अर्थात एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसमें क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो कृत्य करते समय अपराध नहीं था। और दूसरा क्या है, अपराध के समय जो दंड निर्धारित था उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, अगर कभी कि उसने अपराध किया और उस समय वो अपराध की श्रेणी में वो कार्य नहीं था तो उसके लिए उसे दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, जितना उस समय मान लीजिए उसने वो जो कार्य किया उस समय जो दंड निर्धारित था उसके लिए, तो उसके उससे ज़्यादा उसको दंड नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, 2020 में कोई आम कानूनन सही था, ठीक है, लेकिन 2025 में सरकार उस काम को क्या किया, अपराध घोषित कर दिया। तो 2020 में जो है वह काम करने वाले व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती। साथ ही अपराध के समय जितनी सज़ा तय थी उससे ज़्यादा सज़ा भी नहीं दी जा सकती। और ये जो नियम है केवल आपराधिक कानूनों पर ही लागू होता है, सिविल या टैक्स कानूनों पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, सिविल या टैक्स कानूनों पर लागू नहीं होता, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है,
कि अगर एग्ज़ाम में पूछे कि ये जो आर्टिकल 20 का एक जो है पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण क्या सिविल या कर कानूनों पर लागू होता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। ये सिविल और कर कानूनों पर लागू नहीं होता, ये केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं इसको स्टार कर देती हूँ, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पे आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो पहले आप आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 ही देख लीजिए, बाद में हम 2 को समझेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या कहता है? स्व अभिशंसन नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि खुद को अपराधी साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है कि पुलिस मान लीजिए किसी को यह कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है कि हाँ मैंने यह अपराध किया है। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि कोई अपराधी नहीं भी होता है और पुलिस उसको इतनी टॉर्चर करती है कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, भले ही उसने वो अपराध ना किया हो। तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। किसके, कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 के द्वारा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी अपराधी हो उसको ये बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम अपने ही खिलाफ क्या करो, बयान दो या साक्ष्य दो, ऐसा बाध्य नहीं किया जा सकता। ये जो संरक्षण है मौखिक और लिखित दोनों साक्ष्यों के लिए है। ठीक है, मौखिक और लिखित, यानी कि वो लिखकर भी नहीं जबरदस्ती दे सकता, ना फिर बोलकर। ठीक है, लेकिन ये संरक्षण प्राप्त नहीं है कहाँ कहाँ? अंगूठे के निशान के लिए, हस्तलिखित नमूने के लिए, खून की जांच के लिए या पहचान परेड के लिए, क्योंकि ये शारीरिक साक्ष्य हैं, बयान नहीं है। क्या है? शारीरिक साक्ष्य हैं, ये बयान नहीं है, बयान नहीं है। समझ में आ गया? तो इससे इनको संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 2 है उसमें क्या है? दोहरी क्षति नहीं। ठीक है, दोहरी क्षति का कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता, या फिर किसी को 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध में अदालत ने सजा दे दी, तो उसी चोरी के लिए उसे दोबारा मुकदमे में नहीं डाला जा सकता। लेकिन ध्यान इस बात का रखिए कि यह सुरक्षा जो है केवल अदालत या न्यायिक कार्यवाही में ही मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? केवल अदालत या न्यायिक कार्यवाही में ही ये सुरक्षा मिलती है। विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही में ये सुरक्षा नहीं मिलती। ठीक है, इस पे ये लागू नहीं होती। जैसे कि नौकरी से निलंबन पे, जैसे कि नौकरी से निलंबन। ठीक है, इसमें ये सुरक्षा नहीं मिलती है। समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं कि आर्टिकल 20 की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 की सीमाएं ये हैं कि यह केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है। दूसरा क्या है, सुरक्षा कानूनों में सीमित उपयोग इसका उपयोग होता है, और न्यायालयीय या न्यायिक कार्यवाही में ही मान्य होता है, न कि विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही में। अब आप लोग इसमें पढ़े होंगे पूर्व पद प्रभाव कानून क्या है। पूर्व पद प्रभाव कानून के कहने का मतलब यह है कि यह पूर्व व्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है। ठीक है, या केवल आपराधिक कानूनों में यह लागू होता है, न कि सामान्य या सिविल अधिकार या कर कानूनों में। समझ में आ गया? तो हम देखेंगे पूर्व पद प्रभाव कानून क्या होता है, कि जो पूर्व प्रभाव कानून वो कानून होता है जो आज बनाया जाता है लेकिन बीते हुए समय पर लागू कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? आज बनाया गया और बीते हुए समय पर लागू कर दिया गया। बीते हुए समय पर
लागू कर दिया गया। इसे पूर्व पद प्रभाव कानून कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में देखिए, जब कोई कानून वर्तमान में बनाकर भूतकाल में किए गए कार्यों पर लागू किया जाए तो उसे पूर्व प्रभाव कानून कहते हैं। मान लीजिए कि 2020 में किसी काम को करना कानूनी था, ठीक है, 2025 में सरकार उस काम को अपराध घोषित कर देती है। अगर 2025 का कानून यह कहे कि 2020 में यह काम करने वाले को सजा मिलेगी तो यह पूर्व प्रभाव कानून कहलाएगा। ठीक है, और हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि आपराधिक मामलों में पूर्व प्रभाव कानून लागू नहीं किया जा सकता। मतलब यह है, जो काम करते समय अपराध नहीं था उसके लिए बाद में सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों, ये रहा हमारा आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 आज मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आज उसे नहीं पढ़ाऊँगी। उसको अगले वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक भी करिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और मैं मोटिवेट भी रहूं, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है तो मुझे और उसमें सुधार करने की जिज्ञासा होगी और मैं वीडियो को और अच्छा बना पाऊँगी, कंटेंट भी और अच्छा से अच्छा मैं ला सकूँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।